हेलो माय फ्रेंड्स, हिस्ट्री माय वे पे आपका स्वागत है। मैं नित्यानंद शुक्ला। हम पढ़ेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और आएंगे, और उससे रिलेटेड हम एक्सप्लेनेशन देंगे जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। हम जो क्वेश्चंस सॉल्व कराने जा रहे हैं उसको अगर आप करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से अलावा जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए क्लियर हो जाएंगे। आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? इसमें आप लोगों को ईजिली पता होगा, बहुत सारे लोगों ने ये देख के बता दिया होगा। इसका आंसर की हरिहर और बुक्का है, लेकिन हरिहर और बुक्का के पीछे की कहानी क्या है ये हम पढ़ेंगे। विजयनगर राज्य जो है ये कैसे स्थापित हुआ, इसकी थोड़ी सी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप कर ले जाएं। यही मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हरिहर और बुक्का जो थे, एक जगह थी कंपिली, ये राज्य था। इस यहाँ पे ये दोनों जो है इस राज्य में हरिहर और बुक्का दोनों मंत्री थे। यहाँ पे अटैक हुआ। अटैक किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया इस पे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों मंत्रियों को बंदी बना लिया। ठीक, अब इन दोनों मंत्रियों को जब बंदी बना लिया हरिहर और बुक्का को, तो हरिहर बुक्का के साथ क्या किया, इनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेशर डाला और इन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार भी कर लिया। फिर इनको दक्षिण भारत की तरफ भेजा, जो विद्रोह हो रहा था उस विद्रोह को शांत करने के लिए। चूँकि ये उसमें असफल आए, तो उसमें ये सफल नहीं हुए, तो इनको एक गुरु मिले, धर्मगुरु टाइप के, तो उनका नाम था संत विद्यारण्य। तो उनके पास गया तो उन्होंने क्या हुआ, इनको दीक्षा दिया और वापस जो है हिंदू बना दिया। ठीक, इनको दोबारा हिंदू बना दिया। इन्होंने उसके बाद जो है अपनी ताकत दिखाई, लोगों को इकट्ठा किया, अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, और इन्होंने एक राज्य की स्थापना की। और कहाँ की? तुंगभद्रा नदी के किनारे। आपसे बाद में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि विजयनगर राज्य कहाँ पे स्थापित था, तो कहाँ पे था? तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और तुंगभद्रा नदी पे ही एक डैम बना, और वो डैम कौन से बनाया? तो उनका नाम था देवराय प्रथम। ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये पूछा जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब देवराय प्रथम जो थे उन्होंने तुंगभद्रा नदी पे डैम बनाया। अब हम पढ़ेंगे कि अब विजयनगर राज्य की स्थापना तो हो गई, किसने की? हरिहर और बुक्का ने। ये स्थापना हुई 1336 में लगभग। अब इसको 1336 1346 थोड़ा सा डाउट है लोगों को, तो हम भी इस पे छोड़ देते हैं। अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको दे दिया, आप इसमें आगे पीछे कर देखते हैं, फिक्स डेट नहीं है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट डेट यही मानी जाती है। अब जो है विजयनगर राज्य में जो है ना कई वंश हुए, तो हरिहर बुक्का ने किस वंश का स्थापना किया? हरिहर बुक्का के पिताजी का नाम था संगम, तो इन्होंने जो है संगम वंश की स्थापना की। ठीक है, और संगम वंश के बाद जो दूसरा वंश हुआ वो हुआ शालू वंश। उसके बाद एक वंश हुआ तुलु वंश। उसके बाद वंश हुआ अराबिडू। अब ये सब हुए। अब आप पूछेंगे कि अगर हरिहर बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की, तो माफ़ करिएगा, संगम वंश की स्थापना की, तो तुलु वंश और अराविडी वंश की स्थापना किसने की? तो सालू वंश की स्थापना जो है नरसिंह सालू ने की, और वीर सिंह ने की है तुलु वंश का, और अराविडी का जो है तिरुमल्ल ने किया। इसमें एक और व्यक्ति थे, कृष्णदेव राय। ये बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इनका भी नाम आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि इनके चर्चे बहुत थे। ये बड़े सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माने गए क्योंकि इनकी तारीफ किसने की? सीधे बाबर ने की। और किस में की? बाबरनामा में। अब आपको लग रहा होगा बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने खुद लिखी, जिसमें कृष्णदेव राय का तारीफ किया गया। ठीक है, तो विजयनगर राज्य के बारे में हम इतना जानते हैं। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि किसने यूरोप को भारत से अवगत कराया? पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस प्रश्न की खास बात ये है, आपको गलत तरीके से
इतिहास में एक चीज़ बताई गई, ठीक, और वो हम अब तक सुनते आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो अरब, ग्रीक, ईरानी नाम लिखा हुआ है, पुर्तगाली तो लिखा नहीं है, जबकि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। कब? 1498 में। और 1494 उसने अमेरिका की खोज की। किसने? कोलंबस ने। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, यूरोप से जब हमारा अवगत हो गया था तो उसने किस बात की खोज की? यही बात है, हमें बचपन से पढ़ा दिया जाता है भारत की खोज। अरे भाई, हमारे यहाँ 5000 साल पहले कॉलोनी हुआ करती थी, तुम हमें खोजोगे दुनिया में? वास्को डी गामा ने क्या खोजा? समुद्री रास्ते की खोज की, लेकिन हमें पढ़ा दिया गया क्या? भारत की खोज की। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लोगों का, और गवर्नमेंट को इस तरह से फोकस्ड करना चाहिए। ये चीज़ें, गलत डेटा लोगों के दिमाग में जाता है। हमें बचपन से पढ़ाया गया, हम यही जानते थे कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। अरे इसके पहले हम थे ना, हमारी एग्जिस्टेंस होती ना। आप ये भी नहीं कह सकते कि लोगों को कनेक्ट किया, हमारी तो कनेक्शन भी बहुत अच्छा था। सिकंदर अलेक्जेंडर जो 326 बीसी में आ गया है भारत में, उसने भारत के बारे में कुछ सुना था तभी तो आया। 326 बीसी में उसने अटैक करते हुए आया। भारत में कौन राजा थे? राजा पोरस थे, जिनसे वो लड़ा, जीता, और राजा पोरस को उनका राज्य वापस दे के चला गया। इसकी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है वॉर में, कि इंडिया में इंपॉर्टेंट वॉर्स क्या क्या हुए हैं, जितनी भी बैटल्स हुई हैं उनकी स्टोरी है। आप उसे पढ़िएगा, आप उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक, आप उसे पढ़िए, उस वीडियो को देखो, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने पहली बात हमें पढ़ा दिया कि वास्को डी गामा ने भारत को खोज की, ये सरासर गलत है। उसने बस एक समुद्री रास्ते की खोज की थी। अब लेकिन हमें पढ़ाया गया तो हमें पढ़ना पड़ता है। तो सिकंदर जो है अलेक्जेंडर आया था 326 बीसी में, सबसे पहला एक तरह से कहते हैं शासक वो आया था, और वो अपनी पूरी सेना लेके आ गया। उसे कहा जाता है विश्व विजेता। वो जितना दूर गया वो जीतता हुआ गया, वापस गया यहाँ से, बेबीलोन में मर गया। कहा जाता है कि भारत आना उसकी गलती थी, उसने खुद माना। अब उसके बाद जो अरब में कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। और ये जो था ग्रीक का ही था, ये जो ग्रीक लिखा हो, तो सिकंदर जो था ना उत्तरी यूनान का ही था, तो ग्रीक तो नहीं हुआ। अब ईरानी और तुर्की में जो है, उसके बाद मोहम्मद गजनी आया और मोहम्मद गौरी है। अरब में जो है 712 में सबसे पहला अटैक मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और जिसके बारे में मैंने वॉर में वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके पढ़िए। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर, ये व्यक्ति भारत आया 326 बीसी में, लड़ा किससे? राजा पोरस से। और भारत में इसके इसके समकालीन कौन था? भारत में इसके समकालीन था कौन? नंदवंश का शासक। मगध में नंदवंश था। इसी को जगाने के लिए, नंदवंश को ही इसके खतरे से जगाने के लिए प्रयास किया किसने? चाणक्य ने। तो नंदवंश का जो शासक था घनानंद, उसने जो है बहुत घमंडी था, उसने बोला तुम बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो। तो उसने तैयार किया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, और घनानंद को पद से हटाया। तब तक ये वापस जा चुका था, लेकिन इसका सेनापति जो था अफ़गानिस्तान पे राज कर रहा था, सेल्यूकस निकेटर। तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया और कब्जा कर लिया, और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी की। तो कह सकते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज थी उस टाइम की। अब आगे हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन, हर्ष लिखा, हर्षवर्धन के साम्राज्य की कहानी, साम्राज्य की राजधानी। अब देखिए हर्षवर्धन के साम्राज्य कहाँ था। हर्षवर्धन पैदा हुए थे थानेश्वर में, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई कहाँ? कन्नौज में। कन्नौज कई जगह से इंपॉर्टेंट है, कन्नौज का नाम बहुत जगह आएगा। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज बिलीग्राम का युद्ध जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, आपको वो भी पता होगा। कन्नौज ही है किसकी राजधानी? जयचंद की, ठीक। जयचंद की राजधानी कन्नौज ही थी। जब अटैक जो मोहम्मद गौरी ने किया, पृथ्वीराज को हटाया, पृथ्वीराज को हरा दिया और मार दिया, उसके बाद जो है वापस आया, जब इनसे लड़ा चंदाौर में। तो किससे लड़ा? जयचंद से। जयचंद कहाँ के राजा थे? कन्नौज के ही। तो कन्नौज के बारे में जब पूछा जाएगा तो कई लोग हैं, जयचंद कह सकते हैं, हर्षवर्धन का था ही। कन्नौज में युद्ध हुआ था किसके किसके बीच? हुमायूं। ये राइटिंग अच्छी नहीं हो रही क्योंकि इस पे लिखने की मेरी कोई अच्छी है आदत नहीं है इस पर, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम सही कर लेंगे जल्दी ही।
हुमायूं और शेरशाह में युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? यहीं पे कन्नौज में, बेलीग्राम में। पहले चौसा हुआ, फिर कन्नौज, बेलीग्राम, यही कहा जाता है फाइनल वॉर था, जिसके बाद हुमायूं को भागना पड़ा। अब पाटलिपुत्र किसकी राजधानी रही? तो कन्नौज आपको पहला आंसर आपको मिल गया, हर्षवर्धन। लेकिन आप इसको आगे देखिए, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी रही? पाटलिपुत्र राजधानी रही अजातशत्रु जो है कि पहले बात, पाटलिपुत्र पटना बनाया किसने? पाटलिपुत्र बनाया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने देखा कि वो नदी के 3 तरफ से नदियां हैं तो बड़ी सुरक्षित जगह है। अजातशत्रु ने ही पटना को तैयार किया और पाटलिपुत्र बनाया। और लेकिन जो है अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन ने जो है इसको अपनी राजधानी बनाया। और थानेश्वर के बारे में आपको बता दिया। तो हर्षवर्धन का पहले पैदा हुए थानेश्वर, उन्होंने थानेश्वर से वापस ले जाकर कन्नौज बदल दिया। ठीक है ना। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई और थानेश्वर से ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। तो थानेश्वर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पहले यही था, इसको ट्रांसफ़र करके कन्नौज कर दिया। याद रखिएगा, मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, मुझे रिपीट करना नहीं है, मैं बस आपको याद कराने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद आप सोच रहे होंगे प्रयाग के बारे में कुछ बता दें। तो प्रयाग आप सब जानते हैं कहाँ पे है, इलाहाबाद। अब तो नाम हो गया है प्रयागराज। प्रयाग में आप जब पढ़ेंगे तो हम तो इतिहास में इलाहाबाद के नाम से ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि प्रयाग अभी हिस्ट्री के बुक्स में उसको करेक्ट नहीं किया गया, वह उसको इतिहास में इसी नाम से पढ़ा जाएगा। तो जैसे पाटलिपुत्र पटना नहीं पढ़ रहे हैं, पाटलिपुत्र पढ़ रहे हैं, वैसे ही इलाहाबाद पढ़ा जाएगा। तो इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद में 2 बार संधि हुई, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली संधि हुई जब बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक, 1764 में, तब एक बार इलाहाबाद में जो है संधि हुई। और दूसरी संधि हुई जब 1857 क्रांति हुई, उसके बाद क्राउन का शासन आया। तो क्राउन के शासन का ऐलान जो है इलाहाबाद प्रयागराज से ही किया गया। ठीक, वो कब हुआ? 1858 में। ब्रिटिश शासन की शुरुआत यहीं से हुई। तो जिस दिन अनाउंस किया गया उस दिन कहा जाता है प्रयागराज को देश की राजधानी किया गया, बस एक दिन के लिए, सिंगल डे। अब ये किसका ऑथराइज्ड आंसर है नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कभी आपसे कोई पूछे तो ये नाम आता है कि एक दिन के लिए प्रयागराज यानी इलाहाबाद एक दिन के लिए राजधानी बनी थी। और उसके बाद राजधानी क्या बनी? कोलकाता। फिर कोलकाता से 1911 में ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आ गई। तो इतना काफ़ी था इसके लिए। आगे पढ़ते हैं। अप्रतिहार राजा सबसे महानतम कौन था? प्रतिहार राजा। इसके बारे में तो आप आंसर जानते होंगे, लेकिन हम पहले बताते हैं आपको। किसके बारे में बताएं? धर्मपाल जो थे ये पाल वंश का संस्थापक था। ठीक। और हर्षवर्धन जिनके बारे में बताए, कन्नौज जो है इनकी राजधानी थी, ये जो है पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे हर्षवर्धन। और मिहिर भोज जो थे महानतम राजा हुए, प्रतिहार राजा जो महानतम हुए वो मिहिर भोज हुए। ठीक। और मिहिर भोज के ही बेटे जो थे वो महेंद्रपाल। तो ये दोनों जो है प्रतिहार जो है राजा थे। और धर्मपाल जो थे ये पाल वंश के संस्थापक थे। और हर्षवर्धन जो थे पुष्यभूति वंश के थे। और इनके बारे में आपको कहानी बता ही दिया है। ठीक है ना। और आगे पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, अरब से आया था। ठीक है ना। अरबी था मोहम्मद बिन कासिम। तुर्की था, कौन था? महमूद गजनवी। ठीक है ना। और मंगोल था, आप सबको मालूम है, चंगेज़ खान। चंगेज़ खान के बारे में जानते होंगे, कहा जाता है दुनिया के उस समय के लगभग 5 करोड़ लोगों को उसने मार दिया। चंगेज़ खान जितना बर्बर कोई नहीं था, आज तक कोई शासक नहीं हुआ। लेकिन जो भी बर्बर हुए हैं उनकी मौत ऐसे होती है, उनके बारे में कोई जान भी नहीं पाता। जैसे अरब से आया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आया तो उसकी मौत कैसे हुई उसका कोई परफेक्ट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन बुरी मौत ही हुई। ठीक। कुछ लोग कहते हैं जो इराक का जो सूबेदार था हज्जाज, उसने इसको बहुत बुरी सज़ा दी जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। और तुर्की में महमूद गजनवी के बारे में जान लीजिए कि वो जब यहाँ से गया मलेरिया से पीड़ित हो गया और मर गया। और चंगेज़ खान की मौत कहाँ हुई, कब्र कहाँ है, वो कोई नहीं जानता। मोहम्मद गौरी
अब देखिए ये प्रश्न आपको, पहली बात इस प्रश्न के पूरा आंसर आपको नहीं मालूम होगा। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे तो सीधे बात बता देंगे कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार और पर विजय प्राप्त किया, तो सीधा आंसर होता बख्तियार खिलजी। लेकिन इसके सारे ऑप्शंस के बारे में आप पढ़ेंगे तो कुछ मोहम्मद गौरी के जो थे बहुत सारे जो है गुलाम थे, ऐसा नहीं था कि कोई एक गुलाम है। तो मोहम्मद गौरी के बहुत सारे गुलाम थे, ठीक है ना। अब मोहम्मद गौरी बहुत सारे गुलाम थे, उसमें कुतुबुद्दीन भी था, बख्तियार खिलजी भी था, यालदौज भी था, लेकिन इल्तुतमिश नहीं था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था, ठीक है ना, इसीलिए गुलाम वंश कहा गया। कुतुबुद्दीन भी गुलाम, ये इतने लोगों को उस टाइम गुलाम का कल्चर ही था। लेकिन ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा जान के गुलाम तो थे, लेकिन इनके यहाँ गुलाम का प्रमोशन भी होता था, गुलाम को राजा बनाया जाता था, उसकी क्षमता अनुसार उसको काम दिया जाता था। दास प्रथा का रूल ऐसा नहीं था कि ठीक है वो आपके यहाँ आप जाके जो है मजदूरी करेगा, आपको उसकी क्षमता के अनुसार उसको पावर देते थे। कुतुबुद्दीन, आप सोचिए बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी था कौन? इतना खूंखार इंसान और इतनी ताकतवर था, इतना ताकतवर था। आप इसके बारे में बस इतना समझ लीजिए कि अगर ये व्यक्ति नहीं मरा होता तो ऐबक कभी राजा नहीं बन पाता, ठीक। दिल्ली सल्तनत जिसकी शुरुआत ऐबक ने की उसका दावेदार ये होता। ये पहले ही मर गया जिसकी वजह से ऐबक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाया। यालदौज तो यहाँ कभी आया ही नहीं, यालदौज ने अपना सेट कर लिया, यालदौज का टारगेट ही नहीं था। उसने जो है गजनी में ही अपने आप का एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। कहाँ पे? गजनी में, गजनी में ही अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। बख्तियार खिलजी के बारे में हम बताते हैं, इल्तुतमिश के बारे में बस जान लीजिए। इल्तुतमिश क्या था? कुतुबुद्दीन का दामाद था। और इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन कौन था? कुतुबुद्दीन जो है उसका गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी ने किसी भी गुलाम को आज़ाद नहीं किया था। गुलाम को आज़ाद करना होता है, टर्म कंडीशंस होती हैं कि आप आज़ाद करेंगे तभी वो आज़ाद होगा। तो मोहम्मद गौरी ने कभी आज़ाद नहीं किया, लेकिन मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लोगों ने लाहौर गए और इन्होंने ऐबक को जो है राजा घोषित कर दिया। लोगों ने मिलके इसे जो है राजा मान लिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन शुरू किया और इसने क्या क्या किया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, कुतुब मीनार बनाया, और इसने भी बहुत बर्बरता की। कहा जाता है कि बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए, और हिंदू और जैन धर्म के मंदिर दिल्ली में बहुत तोड़े। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इल्तुतमिश जो है इसका दामाद था, और इल्तुतमिश ने ही जो क्या किया? कुतुब मीनार को कंप्लीट किया। जो कुतुब मीनार पूरा नहीं था उसको कंप्लीट करने का काम किसका था? इल्तुतमिश का था। अब पढ़ेंगे बख्तियार खिलजी। ये व्यक्ति जो था ये भी गुलाम था, इस पर किसी की नज़र नहीं थी, ये निश्चिंत हो गया था। यहाँ इंडिया आया था, एक जगह पे था, एक राजा थे, उसने इनको थोड़ी जगह दे दी, वहाँ ये आराम से रह रहा था। इसने धीरे धीरे सेना बना के बिहार बहुत बार आक्रमण किया, बहुत बार बिहार पे आक्रमण किया। बंगाल के अंडर में पूरा बिहार था। अब इसने बिहार पे बार बार अटैक किया, लेकिन जो बंगाल में राजा थे वो इसको इग्नोर करते थे, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। अब इतना ध्यान नहीं दिया तो इसने कई बार नालंदा बर्बाद कर दिया, बौद्ध मंदिरों को तोड़ दिया, बौद्ध धर्म को तो बहुत ज़्यादा बख्तियार खिलजी ने नुकसान पहुंचाया, जितना इसने पहुंचाया कोई नहीं पहुंचा सकता था। मतलब आप समझिए, कहा जाता है कि 3 महीने तक नालंदा यूनिवर्सिटी की किताबें जलती रहीं, ठीक है। सब कुछ बख्तियार खिलजी ने बर्बाद कर दिया। उसके बाद ये इतना कहते थे क्रूर था, और इतना कह सकते हैं कि इसके अंदर साहस था कि जब इसने बिहार में बहुत बार आक्रमण किया तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम बंगाल पे अटैक करेंगे, और बंगाल पे अटैक किया। इसके बारे में कहा जाता है कि बंगाल में जब इसको अटैक करना था तो इतनी तेज़ी से घोड़े को लेके चल रहा था, इतनी तेज़ी से निकला, ये इतना एक्साइटेड था कि बंगाल पहले पहुंच गया, सेना पीछे रह गई। बस कहा जाता है कि 15 से 16 घोड़ों को लेके, घुड़सवारों को लेके ये पहुंच गया और सेना पीछे ही रह गई। अब जब ये बंगाल पहुंचा तो इसका खौफ इतना था कि जब ये हुआ कि सेना आ गई, इसको देख के लोगों ने समझ लिया कि बस करो। इसको पहली बात तो कोई समझ, जब ये घुसा तो ये जब बंगाल में घुसा तो इसको कोई समझ नहीं पाया, सबको लगा कि ये बिजनेसमैन है और व्यापारी है, और ये ऐसे घुसते घुसते सीधे महल में एंट्री कर गया। और महल में एंट्री जब किया तो जो वहाँ का राजा था वहाँ से वो भाग खड़ा हुआ, और वो पूर्वी बंगाल की तरफ चला गया। जो अभी बांग्लादेश का पूर्वी, हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो ये नदिया के किनारे तक पहुंचा था, कोलकाता के आसपास का इलाका है।
नदिया, और नदिया में इसने बहुत लूटपाट की। और नदिया ही वो जगह है जहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जहाँ पे बख्तियार खिलजी ने बहुत लूट मार मचाई और वो राजा जो है भाग के पूर्वी बंगाल चला गया, वहाँ से शासन कुछ दिन चलाया। तो ये बख्तियार खिलजी, इसके मरने के बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन बन गए। अब चूंकि कुतुबुद्दीन ऐसा नहीं था, और भी थे, नसरुद्दीन कुबाचा भी था, ठीक है ना, और भी लोग थे। तो उन लोगों ने यालदौज की जो थे, यालदौज की ही बेटी से जो है कुतुबुद्दीन की शादी हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी जो है यालदौज की बेटी से हुई थी। आगे पढ़ते हैं। टोडरमल, टोडरमल किस ख्याति, किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, ये तो आप आसानी से बता सकते हैं टोडरमल का काम, क्योंकि ना उनको चित्रकला आती थी, हास परिहास काम नहीं था, सेना का कोई खास अनुभव नहीं था, भू राजस्व संभालते थे। सारा जो है इनकम वाला मैनेजमेंट जो है टोडरमल के पास था, अकबर का सारा का सारा। अकबर का जो भी अकाउंट समझिए, अकाउंट टोडरमल संभालते थे। तो सैन्य अभियान कौन संभालता था, सैन्य अभियान संभालते थे, उस आदमी का नाम है मान सिंह। मान सिंह के बारे में आप समझ लीजिए कि मान सिंह ही वो व्यक्ति थे जो हल्दी घाटी के युद्ध में जो है, हल्दी घाटी के युद्ध में यही नेतृत्व कर रहे थे, किससे, महाराणा प्रताप के खिलाफ। लेकिन सेना किसकी थी, अकबर की थी। आप ये समझिए मुगल की लड़ाई थी, इनकी नहीं थी, लेकिन ये नेतृत्व कर रहे थे महाराणा प्रताप के खिलाफ। अब जो है मान सिंह सैन्य अभियान संभालते थे, ठीक है। और हल्दी घाटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ के पूरा डेटा हटा लिया है, सारे शिलालेख हटा लिए हैं हल्दी घाटी से। अब वो जब नए शिलालेख लगेंगे तब आपको हम डिटेल बताएंगे कि क्या हुआ था यहाँ पे, ठीक है। जिसमें शायद हमको जहाँ तक उम्मीद है कि यही बताया जाएगा कि हल्दी घाटी में जो है कि मेवाड़ियों की जीत हुई, और जो कि सही भी है। आप इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। भू राजस्व कौन संभालता था, टोडरमल। हास परिहास किसका था, विदूषक, बीरबल को विदूषक कहा जाता था, ये काम बीरबल का था, ठीक है ना, जिसे विदूषक कहा जाता था। चित्रकला, जो जो अकबर के 9 रत्न थे उसमें किसी को चित्रकला नहीं आती थी, मैं जहाँ तक जानता हूँ। जो हमने पढ़ी किताबें, जो बाकी किताबों को मैंने पढ़ा है, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं जिसमें किसी में भी नहीं मिलता, लेकिन चित्रकला के कुछ लोग थे जिसमें मीर सैयद जो था, मीर सैयद का बहुत नाम आता है चित्रकारी में, मीर सैयद अली, और एक बसवान। चूँकि इसमें टोटल लगभग जो 17 लोग थे, जो इम्पोर्टेंट लोग थे, जिनके बारे में चित्रकारी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलता है, जो अकबर के समय में चित्रकारी के, लेकिन ये कह सकते हैं 9 रत्नों में कोई नहीं था। तो मान सिंह किसके हुए, सेना के अभियान के लिए हो गए, सैन्य अभियान के लिए। भू राजस्व के लिए टोडरमल, और हास परिहास के लिए बीरबल। एक बीरबल को एक वॉर में भेजा, इनको सैनिक ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन इतना ये ट्रेंड नहीं थे, लेकिन इनको जो है भेजा गया एक जगह पे, एक युद्ध में, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा गया, ये आप सीधे बता सकते हैं, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया। औरंगजेब ने ही जो है मोती मस्जिद की स्थापना की थी, और औरंगजेब ने ही गुरु तेग बहादुर जो थे, गुरु तेग बहादुर को मारा था। अब गुरु तेग बहादुर के बारे में हम आपको बताएंगे अभी। अकबर, अकबर जो थे, अकबर को गाजी कहा गया, गाजी की उपाधि मिली। इसको मिली जिंदा पीर की। शाहजहाँ को शाहजहाँ उपाधि ही मिली थी। शाहजहाँ का नाम था खुर्रम, ठीक है ना। एक संधि हुई, अहमदनगर संधि। अहमदनगर संधि के बाद इसको जो है अहमदनगर संधि, अहमदनगर संधि के बाद ही शाहजहाँ को जो है, शाहजहाँ की उपाधि किसने दी, जहांगीर। इनके पिताजी ने जो है उपहार में इनको जो है नाम दे दिया अपना। एक तारीफ़ के लिए लोग नाम यूज करते थे, भाई कुछ ना कुछ चाहिए होता, उपाधि ले लेते थे, खुद ही काम करते थे, खुद ही उपाधि दे देते थे। तो शाहजहाँ को जो है उपाधि मिली जहांगीर से। खुर्रम नाम था, अहमदनगर की संधि के बाद इसका नाम शाहजहाँ रख दिया गया। अब जहांगीर का क्या था, जहांगीर को शेर अफ़गान कहा जाता था। एक बार जहांगीर ने शेर का शिकार किया था, तो तभी इसको शेर अफ़गान भी कहा जाता था, शेर अफ़गान। लेकिन शेर खान एक अलग ही व्यक्ति था, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। शेर अफ़गान
ये जहांगीर के लिए यूज होता था। इसने एक और काम किया था जहांगीर ने, एतमाउद्दौला का मकबरा बनाया था जो इसके शासनकाल में ही बना था। अब वो उस मकबरे के बारे में पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब किसका निर्माण, कौन सी इमारत का निर्माण किसने कराया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा? ये तो मैंने बताया। बुलंद दरवाज़ा, मोती मस्जिद। सीधी बात, मोती मस्जिद का देखिए बहुत सारे बिल्डिंग्स का निर्माण औरंगजेब ने नहीं करा है। स्थापत्य कला के लिए माना जाता था, सीधी बात बिल्डिंग्स के लिए माना जाता था कि शाहजहाँ ने बहुत काम किया। जैसे चित्रकारी में जहांगीर को माना जाता था, वैसे ही माना जाता था कि स्थापत्य में सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? शाहजहाँ ने किया है। अब देखिए बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया? बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनाया, लेकिन आगरा का जो लाल किला है वो दिल्ली के लाल किले से बड़ा है। कभी आप जाइएगा, मुझे तो बड़ा लगा, बाकी आपको पता नहीं कैसा लगेगा। वैसे तो वो डिटेल्स आप उसकी पढ़ेंगे उससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको देखने में भी बड़ा लगेगा और बहुत सुंदर है। दिल्ली के लाल किले से आगरा का लाल किला बहुत सुंदर लगेगा, जहाँ से आपको ताजमहल भी दिखेगा और अंदर का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। तो बुलंद दरवाज़ा की जो है निर्माण जो है अकबर ने कराया। और कब कराया? अकबर ने जो है गुजरात विजय के बाद कराया। इसके बारे में एक और चीज़ है कि जब अकबर को कोई बेटा नहीं हो रहा था, तो अकबर को कोई जब लड़का नहीं हो रहा था, तो अकबर ने हर धर्म गुरुओं से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए दुआ करिए। तो शेख सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी, तो उनके पास ही भी एक लोगों ने बोला कि आप उनके पास जा सकते हो। तो अकबर गए, तो शेख सलीम चिश्ती ने इनसे बात ही नहीं की, तो एक गुस्से में वापस आ गए। फिर इनको सपना आया कि अगर कुछ मांगना है तो उसी के फ़कीर की तरह ही आना पड़ता है। तब इन्होंने जो है फिर से अपनी वाइफ को पैदल गए फतेहपुर सीकरी, जहाँ पे शेख सलीम चिश्ती ने इन्हें आशीर्वाद दिया और जिसके बाद इनका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया। इसीलिए जहांगीर का नाम सलीम था शुरू में, और शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पे सलीम रखा गया। उससे बहुत खुश हुए, बहुत सारे लोगों को उपहार दिया है, जिसमें जो आप पढ़ेंगे, जो अमृतसर जो टेम्पल बना है वहाँ के आसपास की ज़मीनें 500 बीघा की ज़मीन जो है अकबर ने दान की थी। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो भी चीज़ बनी है लगभग फतेहपुर सीकरी में सब अकबर ने बनाई। तो आप फतेहपुर सीकरी के बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या वहाँ पे है। गोल गुंबद और कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का निर्माण है, मैंने आपको बताया किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया। वो पोलो खेलते हुए, जिसे चौगान कहा जाता था, ठीक है ना, पोलो अभी हम कहते हैं, चौगान खेलते हुए। चौगान में क्या होता है? पोलो आपको याद होगा, घोड़े पे बैठ के खेलते हैं, एक बॉल को मारना होता है एक डंडे से। तो आप देख लीजिएगा, सर्च करिएगा, पोलो किसके कहते हैं। चौगान खेलते हुए उसकी मौत हो गई, तो जो निर्माण बचा था वो इल्तुतमिश ने कराया, क्योंकि इल्तुतमिश उसका दामाद था और वो बाद में राजा बना। ठीक है, तब बचा क्या? गोल गुंबद और मोहम्मद आदिल शाह ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? ठीक है, अब अमृतसर नगर की स्थापना जो है रामदास ने किया था। ठीक है, गुरु नानक जो थे, अब गुरु नानक जी का जन्म कहाँ होता है? गुरु नानक जी से रिलेटेड चीज़ें। गुरु नानक जी का जन्म जो है ननकाना पाकिस्तान में हुआ था। जो ननकाना साहब की शुरुआत जो है इमरान खान के समय पे हुई, और लोग गए भी थे दर्शन करने। वहाँ पे दर्शन क्या करते हैं, और गुरुद्वारे में वहाँ पे गए ननकाना साहब में, वो बहुत अच्छा बना हुआ है। और वहाँ जाने के लिए शायद आई थिंक पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या पासपोर्ट की ज़रूरत है, वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ ऐसा है। क्या कंडीशन है मुझे अभी याद नहीं। तो ननकाना में है जहाँ उनका जन्म हुआ। और गुरु तेग बहादुर का जन्म जो अमृतसर में ही हुआ था, और गुरु गोबिंद सिंह का जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब में, जहाँ मोदी जी भी गए थे, प्रकाश पर्व मनाया गया था। और गुरु रामदास जी ने ही अमृतसर सरोवर की स्थापना की थी, जिसके नाम पे जो है अमृतसर बसा था। तो ये गुरु रामदास जी थे। गुरु तेग बहादुर जी की ज़िंदगी के बारे में बस बता दूं। आप देखिए अमृतसर शहर की स्थापना के बारे में, तो आपने शायद आप लोगों में से बहुत लोग जो है दिल्ली गए होंगे। दिल्ली में लाल किला गए होंगे। लाल किले के सामने एक गुरुद्वारा है। मैं तो जब भी लाल किला गया तो गुरुद्वारे में जाता था, और वहाँ पे प्रसाद में हलवा मिलता था, लंगर में मैंने कई बार खाया। तो उस जगह पे आप लोगों में शायद ही ऐसा कोई हो जो वहाँ जाए और वहाँ ना जाए।
अगर आपके पास समय होगा ज़रूर आप गए होंगे, और नहीं है तो अगली बार अगर आप जाइए तो वहाँ ज़रूर जाइए। गुरु तेग बहादुर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एहसास होगा कि ये व्यक्ति कैसे थे। गुरु तेग बहादुर जो थे, उन्होंने धर्म को बचाने के लिए, धर्म का मतलब जो हिंदू धर्म के लोग थे, कुछ कश्मीरी लोग थे, कश्मीरी पंडित थे, सबने गुरु तेग बहादुर से रिक्वेस्ट किया कि सर कि गुरुजी जो है, हमें जो औरंगज़ेब ने जो है धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेशर कर रहा है और हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा है। बहुत लोगों को औरंगज़ेब ने मार दिए। कुछ आजकल एक मास्टर हैं जो आगे कूद के पढ़ा रहे हैं, आजकल इंस्टा पे बड़े फेमस है, देख रहा हूँ, जो आके इतिहास को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं औरंगज़ेब तो इतना बुरा था ही नहीं जितना हम पढ़ाया जा रहा है, औरंगज़ेब ने तो किसी को मारा ही नहीं, मारता तो कोई बचता नहीं। तो ठीक है, मारा तो चंगेज़ खान ने भी 5 करोड़ लोगों को था, लेकिन लोग बचे हुए हैं, बचने वाले बचते हैं। अब उनको कौन समझाए कि इनको लगता था कि धर्म की लड़ाई जो है औरंगज़ेब की नहीं थी, यानी इतिहासकार झूठे हैं। गुरु तेग बहादुर ने जो है, जब वो लोग आए गुरु तेग बहादुर से मदद मांगने, तो गुरु तेग बहादुर ने ऑफ़र किया कि अगर उनसे जाके कह दो कि गुरु तेग बहादुर को धर्म परिवर्तन करा दें तो हम सब धर्म परिवर्तन करा देंगे, कर लेंगे, सब लोग एक साथ कर लेंगे। तो उसका टारगेट लगा कि अगर इस बंदे को धर्म परिवर्तन करा दिया गया तो सब लोग मान जाएंगे, क्योंकि इसने बोल रखा था कि अगर मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया तो हम सब लोग कर लेंगे। अब इस बंदे को, इनको, मतलब मैं बंदा बोल रहा हूँ, गुरु तेग बहादुर जी को लेके गए गिरफ्तार करके, इनको लाल किला जो दिल्ली का है वहाँ पे इनको गिरफ्तार करके ले गए। इनसे बोला कि आप धर्म परिवर्तन कर दीजिए। गुरु तेग बहादुर ने एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, और तुम तलवार के दम पे चाहते हो कि तुम्हारा धर्म कोई अपना ले, ये लोग अपना लेंगे, लेकिन उस धर्म की, मतलब उन्होंने धर्म को लेकर दुआएं दी कि तुम धर्म को अपने प्रचार ढंग जो कर रहे हो ये गलत है, तुम्हारा धर्म भी ऐसे नहीं है, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता। लेकिन औरंगजेब अपने जुनून में था, और औरंगजेब का इतिहास आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही जुनून के साथ वो काम करता था। तो गुरु तेग बहादुर को उसने बोला, तो गुरु तेग बहादुर ने बोला कि सर कटा लेंगे, शीश कटा लेंगे, लेकिन केस नहीं कटाएंगे। तो उसने बोला कि हम आपको मार देंगे, तीनों बोला मंजूर है। तो सबके सामने कहा जाता है कि इनको पूरी पब्लिक के सामने इनका गला काटा गया। किसका? गुरु तेग बहादुर जी का। लेकिन उन्होंने कहा जाता है कि एक आवाज़ उनके गले से नहीं निकली, ठीक है, और वो हंसते हंसते अपनी जान दे दिए। वो थे गुरु तेग बहादुर। और जहाँ उनकी जान के, जहाँ उनके गला काटा गया, वहीं है शीशगंज गुरुद्वारा। आप वहाँ गए होंगे, लेकिन आप उस गुरुद्वारे का नाम भी जानते होंगे, लेकिन उसका महत्व तो आपको नहीं पता होगा। शीशगंज गुरुद्वारा जो था वो इसीलिए फेमस है क्योंकि सिख गुरु जो थे उनकी, वहाँ उनका सर काटा गया। आप इस चीज़ को आप कल्पना करिए कि अगर आप उस समय रहें तो ये आपको, ये दृश्य आपको कैसा लगेगा। इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इमेजिनेशन करिए कि आप उनकी गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी पढ़िए, वो व्यक्ति के बारे में पढ़िए जिसने अपना सर कटा लिया। और किस लिए? हिंदू धर्म के लोगों के लिए, कि इन लोगों का धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करा रहा था औरंगजेब। अब जो मास्टर साहब हैं आजकल इंस्टा पे फेमस हैं, वो इसका क्या जवाब देंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग हो सकता है। आपको शीशगंज गुरुद्वारा और बाकी चीज़ों के बारे में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सोचिए ना, आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उससे रिलेटेड बहुत कुछ बताया है, जिससे आपको अब बाकी क्वेश्चंस में आपको मदद मिलेगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे हम पढ़ते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी जो है रायगढ़ थी। अब रायगढ़ राजधानी थी शिवाजी की। पूना, पूना इनकी जो है एक तरह से क्या बिजनेस कैपिटल था पूना। और सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग, आप सिंधुदुर्ग के बारे में तो आप स्पेशली देखिए कि सिंधुदुर्ग है कहाँ। आप उस पर बहुत सारी, अगर आप कभी घूमने जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो यूट्यूब पे सिंधुदुर्ग का आपको वीडियोस मिल जाएंगे, कोई अगर वहाँ पे घूमने गया होगा। आप सोचिए सिंधुदुर्ग कैसे एक समुद्र के अंदर एक किला बनाया, किसने? शिवाजी ने। शिवाजी मतलब ग्रेट आदमी थे, मतलब जिन्होंने जो है औरंगजेब को दिखा दिया कि तुम ताकत से ही सब कुछ नहीं कर सकते हो, अगर सामने वाला दिलेर है तो तुम्हें हर बार चकमा देगा। शिवाजी को उसने गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन शिवाजी वहाँ से निकल गए। शिवाजी का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, बहुत कोशिश की, लेकिन शिवाजी को कभी वो झुका नहीं पाया, ना ही उनका कुछ बिगाड़ पाया। वो मतलब अपने आप में अल्टीमेट आदमी थे। इसीलिए कहा जाता है कि उनके जैसा व्यक्ति होना
बहुत बड़ी बात थी उस समय। और उस टाइम में जितना खौफ था औरंगज़ेब का और मुग़ल सल्तनत का, उसके आगे टिकना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन शिवाजी ने प्रूव किया कि वो कैसे, वो क्या क्या कर सकते हैं और वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, वो आज़ाद रहेंगे। वो गोरिल्ला वार लड़ते थे, और ऐसा भी नहीं गोरिल्ला वार लड़ते थे जंगलों में ही रहते थे, उनकी अपनी राजधानी भी थी। तो रायगढ़, सिंधुदुर्ग पढ़ेंगे जब, सिंधुदुर्ग जो है 48 एकड़ में फैला हुआ है, 48 एकड़ में फैला हुआ है, एक ऐसा एरिया जो पूरी तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है, टापू पे। वहाँ पे इन्होंने अपना एक दुर्ग यानी किला बनाया हुआ है। आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत आपको अच्छा लगेगा इसके बारे में जान के। अब हम आपको बताते हैं पुणे के बारे में। तो पुणे के बारे में मैंने बताया प्रशासकीय था, जहाँ पे शासन चलता था, प्रशासकीय राजधानी बना रखा था, ठीक है। और कोल्हापुर जो था, संभाजी द्वितीय जो थे, संभाजी द्वितीय, इन्होंने कोल्हापुर को अपनी राजधानी बनाई थी। संभाजी द्वितीय, इन्होंने जो है कोल्हापुर को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। अब आगे आते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुग़ल शासक कौन था? ये तो आप जानते हैं, नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो उस समय मुग़ल शासक मोहम्मद शाह था। तो मोहम्मद शाह की एक ख़ास बात है, ये रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। अब रंगीला क्यों कहा जाता है, अब इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, रंगीला क्यों कहा जाता है। मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, आप रंगीला के बारे में उसके पढ़िएगा, उसका व्यक्तित्व कैसा था। उस समय तख्ते ताउस पर बैठने वाला ये आखिरी व्यक्ति था। नादिर शाह आया, वो तख्ते ताउस ले गया। तख्ते ताउस में कोहिनूर लगा था। तख्ते ताउस बनाया किसने था? शाहजहाँ ने बनाया था। और तख्ते ताउस में ही कोहिनूर था जो नादिर शाह ले गया, जिससे बाद में कौन लेके आया? राणा रणजीत सिंह। और महाराज रणजीत सिंह के बारे में ज़रूर आप पढ़िएगा, हम आपको पढ़ाएंगे भी, उनकी जब जीवनी बताएंगे तब आपको बताएंगे कि वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हासिल किया। तो मोहम्मद शाह जो थे, इन्हीं के टाइम पे नादिर शाह का आक्रमण हुआ, तख्ते ताउस खो दिया इन्होंने, ठीक है ना। ये बहुत फेमस था तख्ते ताउस, इसको मयूर सिंहासन कहा जाता था। जब आप पढ़ेंगे मयूर सिंहासन के बारे में तो आपको पता चलेगा कि मयूर सिंहासन कितना बड़ा था और कितना विशाल था। अब इसमें कौन से, देखिए अब ये सीक्वेंस है कि कौन पहले राजा बना, कौन बाद में बना। तो देखिए मोहम्मद शाह के टाइम पे जब नादिर शाह आया तो इनको गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है, और पूरा दिल्ली में लूटपाट मचाया, अब पूरा लूट के वो चला गया, ठीक है। अब पूरा लूट के चला गया, फिर ये उसके बाद भी ये कंटिन्यू किए, और ये बहुत दिनों तक राजा रहे, लगभग जो कहा जाता 29 साल तक ये राजा रहे, ठीक है ना। इनका शासनकाल जो है 1719 से लेके 48 तक था, 1748 तक, ठीक है। अब जो है बाकी लोगों का छोटा छोटा कार्यकाल था, ठीक है। इसके बाद जो है मोहम्मद साहब के बाद जो है तुरंत जो है अहमद शाह बने, और अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, ठीक है। रफ़ीउद्दरजात ये था क्या? ये एक वैसा व्यक्ति है जो बस मतलब समझिए 4 महीने के लिए राजा बना, 4 महीने के लिए राजा बना था रफ़ीउद्दरजात। अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे कम समय के लिए, तो शायद मेरे हिसाब से यही आंसर है, रफ़ीउद्दरजात, जो सबसे कम समय के लिए मुग़ल शासक बना। बस क्या बना, ये फरवरी में ज्वाइन किया है और जो है 4 महीने बाद इसको जून में हटा दिया गया। अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप मुग़ल शासक के नाम पे बहादुर शाह द्वितीय आप पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके पिता का नाम बहुत ज़रूरी है आपको जानना, ठीक है। औरंगजेब तो था नहीं, औरंगजेब ने 1707 में ही डेथ हो गई थी। शाहजहाँ तो उससे पहले औरंगजेब ने निपटा ही दिया था जेल में रख के उनको। बचे कौन? अकबर शाह द्वितीय और प्रथम ये बहुत पहले थे। अकबर शाह द्वितीय जो थे, अब अकबर शाह प्रथम के बारे में आप जान ही रहे हैं, बताना क्या। अकबर शाह द्वितीय जो थे, अकबर शाह द्वितीय के टाइम पे ही राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय, ये साथ में होगा, मैंने गलत लिख दिया, ये राजा राम जो है साथ में ही है, राजा राम मोहन राय। इनको जो है राजा की उपाधि जो है
अकबर द्वितीय ने दी। ये बहुत बार प्रश्न आया है, ऐसा नहीं है कि आपको याद हो गया होगा, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को उपाधि दी। लेकिन बस समझिए अकबर द्वितीय जस्ट पहले किसके, बस बहादुर शाह के जस्ट पहले, बहादुर शाह द्वितीय के, बहादुर शाह आलम जिसे कहा जाता है, उनके जस्ट पहले ही जो है ये थे अकबर द्वितीय, मतलब इनके पुत्र थे। इनका भी शासनकाल बहुत लंबा था, ठीक है ना, और ये बहुत लंबा शासन किए थे अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय की खास बात एक और थी कि ये इनके समय तक इनके राज्य में कुछ बचा ही नहीं था, ठीक है। इनके टाइम पे, इनके बाद में इनके पास कुछ कोई पावर नहीं थी, बस ठीक है पेंशन मिल रही है उसका उपभोग कर रहे थे, वही काम इनका भी था। अब बहादुर शाह की जान क्यों गई, आप जानते हैं, इनको काला पानी की सज़ा दे दी गई। अब काला पानी की सज़ा क्यों की दी गई, 1857 की क्रांति में जब मेरठ से जो है बैरक के लोग यहाँ पे पहुँचे तो बहादुर शाह को ज़बरदस्ती उनको तैयार किया लीड करने के लिए, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे वीर सावरकर ने लिखा है, उस विद्रोह के लिए जो है बहादुर शाह जफ़र को तैयार किया गया। बहादुर शाह जफ़र तैयार नहीं थे, लेकिन फिर इनको प्रेशर डाला गया तो ये तैयार हुए। फिर अंग्रेज़ों ने जब जीत हासिल कर ली तब उसने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया और इनको बेटों को चुन चुन के मारा। बीबीसी के एक स्टोरी, बीबीसी में एक वीडियोज़ है उसके इनके बारे में, बहादुर शाह के बेटों के बारे में, वो देखिएगा जब इनको उनका इनकाउंटर किया गया कैसे, आप समझ सकते हो उस टाइम का इनकाउंटर कैसा रहा होगा। उसको ज़रूर आप वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगा। अच्छा का मतलब ये अच्छा नहीं लगेगा उनकी मृत्यु, आपको ये समझ आएगा कि हुआ क्या था उस टाइम पे। औरंगजेब का शासनकाल आप जानते ही हैं, शाहजहाँ का शासनकाल आप जानते हैं, शाहजहाँ को जेल में डाल के औरंगजेब ने मार दिया। एक और चीज़ है आलमगीर द्वितीय, जो हम एक और चीज़ इसमें, जैसे इसमें हम पढ़ रहे हैं तो अकबर द्वितीय जो थे जब ये बने तो इनके पहले जो था ये रफ़ी-उद-दरजात, ये 4 महीने का हुआ। और आलमगीर द्वितीय जो थे, आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल था वो लगभग जो है 5 साल का था, 5 ईयर का, ठीक है। और आलमगीर द्वितीय के समय ही जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। और आलमगीर द्वितीय के बाद जो थे, आलमगीर द्वितीय के बाद राजा बने थे शाह आलम। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम को ही हराया था किसने, हेक्टर मुनरो ने। और उसके बाद इनको 26 लाख पेंशन देने के लिए बोला। और उड़ीसा और बिहार का कब्जा ले लिया अपने हाथों में, दीवानी उसके पास चली गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ। गुरु नानक ननकाना साहब, गुरु तेग बहादुर अमृतसर, हरगोबिंद अमृतसर, गुरु गोबिंद सिंह जी का ही जन्म जो है पटना साहिब में हुआ, ठीक है ना। इसी में प्रकाश पर्व मनाया गया, तो ये आपने पढ़ा भी होगा। और हरगोबिंद जी ने जो है अकाल तख्त की स्थापना की थी, ठीक है, अकाल तख्त की स्थापना की थी। अब इसके आगे पढ़ते हैं, किस मुग़ल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो एक तो पहली बात जहांगीर का नहीं है, दूसरा बाबर का नहीं है। बाबर जब मरा तो इसका पहली बार मकबरा बनाया गया आगरा में, मतलब आगरा में इसको दफनाया गया। बाद में इसकी पसंदीदा जगह काबुल ले जाया गया, काबुल, ठीक है। इसका मन था काबुल में दफना, तो ले जाके काबुल में दफना दिया। जहांगीर के साथ एक समस्या थी, जहांगीर पर बंटवारे की वजह से बेचारे जो है पाकिस्तान में रह गए, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो है मकबरा लाहौर में है। तो ये जो है लाहौर में है, तो अब लाहौर पाकिस्तान में है। हुमायूं दिल्ली में, हुमायूं टेम, ये तो आप जानते ही होंगे। और औरंगजेब का जो है, औरंगजेब का क्लियर नहीं रहता है कहाँ है, हमें नहीं पता, लेकिन खुलदाबाद में है, ये जगह का नाम है। ये जगह मुझे भी देखनी है कि खुलदाबाद, इसको मैं सही कर देता हूँ, खुलदाबाद है कहाँ, ये हमें भी देखना है कि कौन सी जगह है। हम आपको बाद में कभी बताएंगे चेक करके कि किस इलाके में ये पड़ती है, खुलदाबाद। एक और ख़ास बात है इसकी, औरंगजेब के मज़ार में उसने बोला था कि मुझे नॉर्मल चद्दर चढ़ाई जाए, मेरी कब्र एकदम सामान्य हो, ठीक है।
और मेरी कब्र पे बहुत ज़्यादा ऐसे फूल और बहुत अच्छी महंगी चादर बाकी चीज़ नहीं चढ़ानी है। तो इसीलिए उसका कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ में वीडियो भी था वहाँ का। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए। एक आदमी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बस इतना समझ लीजिए, जब ये मरा तो एक फॉरेन राइटर ने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक को जनता से और जनता को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिल गई, क्योंकि इसके कुछ डिसीजन थे। पढ़ा लिखा था, ऐसा नहीं है बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन इसकी किस्मत ऐसी थी। अब किसी पे कमेंट करना तो बुरा हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी थी कि मतलब सब कुछ बेचारा जो भी करता था उसका उल्टा हो जाता था। विज़न इसका बहुत था, लेकिन जो भी करता था बेचारा उल्टा हो जाता था। अब ये लेके गया राजधानी कहाँ, दिल्ली से दौलताबाद। अब दौलताबाद ले गया, जब वहाँ सेटल हुआ फिर उसके बाद बोला नहीं नहीं वापस चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। एक बार अपनी सेना को तैयार किया कि वॉर के लिए जाएंगे, सबको ट्रेन कर दिया, सबको ट्रेन कर दिया अच्छे से कि हम वॉर के लिए जाएंगे और एक बड़ी जीत के लिए हम निकलेंगे, दुनिया जीत लेंगे। कई तरह के इसके ख्वाब थे। पता चला पूरी सेना तैयार हो गई, थोड़ी दूर गया फिर बोला नहीं नहीं जाते हैं, वॉर नहीं करते। तो इसके फैसले के बारे में सब लोग डरते थे। सबसे बड़ा खतरनाक फैसला इसने लकड़ी का महल बनाया। मतलब कुछ भी, मतलब लोग जो है महल बनाने के लिए कितना काम करते थे, एक लकड़ी का महल बनाया। और ख़ास बात है कि उस लकड़ी के महल में इसके पिता की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक जो थे, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, वो बेचारे वो लकड़ी के महल में गए और लकड़ी के महल ही गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई और ये राजा बन गए। तब ये इसके हिसाब से, किस्मत के हिसाब से कहते हैं कि ये तो इसके साथ बढ़िया हो, लेकिन ये गलत ये हो कि इसके पिता की मृत्यु हो गई। इसका एक भाई था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। जब ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वो फिरोज शाह तुगलक राजा बना और फिरोज खान ने ही इसी के नाम पे, इसका मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम था जौना खां। जौना खां इसी के नाम पे जौनपुर बना है। जौना खां के नाम पे जो है फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना कर दी थी। दौलताबाद राजधानी लेके गया, अब दौलताबाद से वापस आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ है, जो अभी इतिहास में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में आपको बताते चलेंगे कि उसने क्या क्या फैसले लिए, क्या क्या किया। उसका कार्यकाल अच्छा है, कार्यकाल उसका ठीक था, इतना बुरा भी नहीं था। कुछ उसकी किस्मत थी जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा होता था। कलिंजर जो था चंदेलों ने बनाया था। कलिंजर के किले में कई चीज़ है। कलिंजर के ही किले में जो है शेरशाह की मौत हुई। कलिंजर के किले के पे अटैक कर रहा था तो एक गोला, लगातार गोले बरसाए जा रहे थे, तो गोला जो है टकरा के, दीवार से टकरा के वहीं फट गया जहाँ बारूद था। और वो बारूद का ढेर यहाँ रखा था, यहाँ पे वो खड़ा था और बारूद फटा और बुरी तरह जल गया। लेकिन कहा जाता है जब उसको टेंट के अंदर ले जाया गया, जहाँ सुलाया गया इसको, तो ये लोगों से कहता रहा कि हमें जीतना है, मेरी चिंता छोड़ो, युद्ध लड़ो। और इसके लोगों ने एक तरह से टूट पड़े और जो है कलिंजर के किले को कब्जे में कर लिया और वो जीत गया। और जीतने के बाद ही इसकी शेरशाह की मृत्यु हुई। तो शेरशाह की जीवनी बताएंगे और कलिंजर के किले के बारे में हमने बताया है, हमारे पिछले वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। और आने वाले टाइम पे हम एक एक जो राजा हैं उनकी कहानियाँ हम आपको बताएंगे, उनकी हिस्टोबायोग्राफी बताएंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कन्नौज के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, जयचंद की राजधानी, हर्षवर्धन की राजधानी। ठीक है, आगे चलते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत के किस वंश का शासन शुरू हुआ? ये हुआ लिखा है और ये थोड़ा सा कट हो गया है। किसका शासन शुरू हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ठीक है, तुगलक वंश का जो था कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खान था। ये थोड़ा हम अच्छे से लिख दें, खिज्र खान था। तो खिज्र खान जो था तुगलक वंश का, सैयद वंश का संस्थापक था। तो तैमूर जब आया तो इसको राजा बना दिया, खिज्र खान को। तो खिज्र खान जो था जब ये राजा बन गया तो तैमूर को मतलब सब कुछ मानता था, रैयत आला की उपाधि ली थी। ये राजा अपने आप को कभी नहीं बनाया था। खिज्र खान जो था, खिज्र खान कभी राजा नहीं बना, कभी राजा नहीं बना। खिज्र खान कभी राजा नहीं बना। और इसका जो एक पोता था, जब तैमूर की मृत्यु हो गई तो इसका पोता था, उसका नाम था शाहरुख। शाहरुख खान नहीं, शाहरुख नाम था उसका।
शाहरुख को जो है अब ये यहाँ से जो है टैक्स भेजता था, जो भी कलेक्शन होता था जो फिक्स था वो उसको भेजता था, और वही सैयद वंश का संस्थापक था और सैयद वंश चला। लेकिन तैमूर के बारे में एक बात बताती हैं, ये बहुत ख़तरनाक आदमी था। इसने जब इंडिया पे अटैक किया, आप समझ लीजिए इसकी बर्बरता के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तैमूर ऐसा व्यक्ति था, जब इसने दिल्ली पर अटैक करने की बात आई तो इसे बताया गया कि नहीं आप दिल्ली पर अटैक करेंगे तो आप जीतेंगे नहीं, दिल्ली में सेना बड़ी, और राजा के पास सेना बहुत बड़ी थी, नो डाउट उनके पास सेना बहुत बड़ी थी। लेकिन ये इतना खूंखार आदमी था, इतना खूंखार था कि आप बस इसके बारे में इतना समझ लीजिए कि इस व्यक्ति ने जब अटैक किया तो पहले पंजाब के पास अटैक किया, तो इसको लगा कि हम आगे जाएंगे, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, जिसने माहौल बनाना शुरू किया। आप वाइकिंग देखिएगा, आप वाइकिंग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो बर्बरता कैसे करते थे। उसका सीधा एग्जाम्पल वाइकिंग में आपको मिलेगा। वाइकिंग एक वेब सीरीज़ है या फिर उसकी मूवीज़ भी आई हुई है, शायद वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उसमें अपना टाइम बर्बाद करें, बट आप उसमें कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ क्लिप्स देखिए, कुछ कुछ वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि बर्बरता, और कुछ उसी तरह की बर्बरता हर जगह जो है ऐसे आक्रांताओं ने की। तो तैमूर की बारे में बस इतना समझ लीजिए कि जब वो पंजाब के पास पहुंचा तो उसने लोगों को मारना शुरू किया, मतलब निर्दोष लोगों को मारने का आदेश दिया, और निर्दोष लोगों को मारने का पूरे शहर में आदेश दिया, और बोला गया कि जो इससे हिचकिचाए, जो सैनिक हिचकिचाए उस सैनिक को भी मार दो। तो कहा जाता लाखों की संख्या में लोगों को मारा। उसके बाद जब दिल्ली की तरफ बढ़ा तो इसके पास बंदी थे, कितने 1 लाख हिंदुओं को ये बंदी बना के भी रखा था, और बंदी बना के रखा था इसने। जो जब ये आया, जब दिल्ली पहुंचने वाला था उससे पहले इन सबको मार दिया। राजा में इतना खौफ हो गया, राजा वहाँ से भाग गया। उसके बाद ये दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँचा तो कहा जाता है कि कुछ महिलाओं के साथ बदतमीज, कुछ क्या लगभग सबके साथ ही किए, तो उसके कुछ लोगों ने विरोध किया। उसके बाद इसने आदेश दिया, ये 15 दिन तक राजा था यहाँ पे, 15 दिन तक राज किया दिल्ली में, 15 दिन तक गद्दी पे बैठा रहा। इसने अनाउंस किया कि खोज के हिंदुओं को मारा जाए। आके एक इंस्टा पे टीचर हैं जिनके बारे में बताया, वो आके ज्ञान दे देंगे, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं था, वो राजनीतिक कारण था, हिंदुओं को मारना राजनीतिक कारण था। ये कौन सी राजनीतिक कारण था भाई कि निर्दोषों को मारा जा रहा था जिनका कोई दोष नहीं था। जब राजा भाग गया, राज गद्दी तुम्हारे हाथ में, तो तुम किसी कैसे मौत के घाट उतार सकते हो। इतनी बर्बरता की खोज के लगभग 30,000 हिंदुओं को दिल्ली में बस मार दिया गया। ये इतना बर्बर इंसान था तैमूर, और कुछ महानुभाव अपने बेटे का नाम ही तैमूर रख देते हैं इस बर्बर आदमी के, और चाहते हैं कि उन्हें सम्मान मिले। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई, और फ्रांसीसियों की भी कंपनी लगभग सूरत में ही स्थापित हुई। ठीक है, तो आप इसके बारे में पढ़ लें। पांडिचेरी, ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो लोगों से कहता हूँ कि आपको 99% लोगों को पांडिचेरी का मैप ही नहीं पता होगा। मैं भी कहता हूँ 99% को नहीं पता, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था। मैंने जब पढ़ा इसको, बहुत टाइम तक मैं जानता था कि हाँ ठीक है मुझे पता है यहीं होगा यहीं होगा। फिर जब मैंने उसे देखा तो मुझे इतनी हंसी आई, फिर मुझे लगा मुझे सबको बताना चाहिए। फिर मैं जब जो भी मुझसे मिलता था, जब वो मैप की बात करता था, मैं उससे पूछता था, तो किसी को नहीं पता होता, इसलिए आपको भी नहीं पता। तो ये मजाक उड़ाने की बात नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप इसे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप पांडिचेरी का मैप देखें, आपको मालूम होगा कि विधानसभा का चुनाव दिल्ली और दो ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा का इलेक्शन होता है, एक दिल्ली एक पांडिचेरी। तो आप पांडिचेरी के मैप देखिए और इमेजिन करिए कि वहाँ इलेक्शन भी होता है, फिर आपको मज़ा आएगा कि हाँ ये कहाँ लोकेटेड है और कैसा होता है। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिए। ठीक है, और गोवा के बारे में क्या बताऊँ। डच जो थे, डचों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री क्या है यहाँ पे बिज़नेस शुरू किया। फैक्ट्री नहीं लगाई थी, बिज़नेस शुरू किया था डचों ने गोवा में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्लासी, अब देखिए प्लासी के पूरा युद्ध का वर्णन मैंने किया हुआ, आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। प्लासी के युद्ध का मैदान ऑब्वियस है, पश्चिम बंगाल में है। नदिया का इलाका है, नदिया एक जगह है जहाँ पे बहुत लूट मार मचाई थी। किसने? उसका नाम आपको दिखा दें, इस व्यक्ति ने, बख्तियार खिलजी ने।
बख्तियार खिलजी ने नदिया में बहुत आतंक मचाया था, बहुत ज़्यादा मारकाट मचाई, तभी वहाँ से वो राजा भाग गया था। तो नदिया कहाँ पे था? पश्चिम बंगाल में। नदी का ये एरिया भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी है, उसके बगल का ये एरिया नदिया जहाँ पे ये बसा हुआ था। यहीं पे अटैक किया हुआ प्लासी, बैटल प्लासी किसके किसके बीच हुआ आप अच्छे से जानते हैं। इसमें मीर जाफ़र ने बगावत कर दी। हुआ किसके बीच में थे? सुराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में, यह राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ब्रिटिश के बीच में। अब ब्रिटिश की तरफ से जो है, अब लड़ कौन रहे थे ये सबसे ज़रूरी है, वो थे क्लाइव। अब देखिए इसमें थे क्लाइव, बक्सर वाले में हेक्टर मुनरो से लड़ाई हुई थी, ठीक है। अब सुराजुद्दौला की लड़ाई ब्रिटिश से हुई, क्यों हुई? ब्लैक होल की घटना जो मैंने बताई, ब्लैक होल में एक 14/18 का कमरा था जिसमें लगभग 143 लोगों को बंद कर दिया गया, जिसमें 123 ही जिंदा बचे। ये किसने किया था? सुराजुद्दौला ने, क्योंकि सुराजुद्दौला ने ब्रिटेन को मना किया था विलियम फोर्ट बनाने के लिए। उन्होंने कलकत्ता में विलियम फोर्ट बनाया, जिसके लिए उन्होंने मना किया था कि आप किलेबंदी नहीं कर सकते, ठीक, आप बिज़नेस कर रहे हैं करिए। ये पहले से खफा था ब्रिटिशर्स पे। और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स लिख रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी लिखनी चाहिए, सॉरी इसके लिए, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे, ये ब्रिटिशर्स नहीं थे, क्योंकि बाद में क्राउन शासन शुरू हुआ तब हम इसको कह सकते हैं, अभी नहीं कह सकते। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है इनका युद्ध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अभी जो है सुराजुद्दौला इनके बीच में जब वॉर हुआ, क्योंकि इनको बिज़नेस करने का अलाउ किया गया था कि आप बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, बिज़नेस करने के लिए किसने दिया था? फ़र्रुखसियर ने, ठीक है। फ़र्रुखसियर ने बोला था आप टैक्स फ्री बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन टैक्स फ्री बिज़नेस कंपनी के लिए किया था। कंपनी के लोग पर्सनल बिज़नेस में भी टैक्स फ्री चाहते थे, टैक्स नहीं देते थे, और टैक्स नहीं देते थे, इससे ये खफा था, तो ये चाहता था कि टैक्स दें, तो ये मौका ढूंढ रहा था। इन्होंने किलेबंदी शुरू की थी, इसने किले पे अटैक किया था। किले पे इन्होंने एक कमरा बना रखा था सज़ा देने के लिए, ये पनिशमेंट के लिए अंग्रेज़ों ने एक कमरा बना रखा था। हालत ये हुई कि उसी कमरे में इन सबको बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि इन सबको, ये लोग बाकी एक टापू फ्लातू टापू है जहाँ पर ये भाग गए, बाकी लोग जो पकड़े गए 143 लोग, उनको इसमें बंद कर दिया एक छोटे से कमरे में, जिसके कहा जाता है 14/18 था लेंथ ब्रेथ, और इसमें 1 या 2 रोशनदान था, जिसमें 123 लोग बचे और बाकी लोग मर गए। और इसके बाद हम पढ़ेंगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और बिहार। बिहार जो था, बिहार का क्या है, बिहार तो बंगाल के अंडर में ही आता था। प्लासी के बाद बक्सर हुआ था, बक्सर में युद्ध हुआ जिसमें ये लोग हार गए। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स के राज्य की स्थापना हुई, प्लासी में ही कहा जाता है अंग्रेज़ों ने अपने राज्य की स्थापना कर दिया था, अपने आप को मतलब ताकतवर साबित कर दिया था, ये प्रूफ कर दिया कि हम लड़ सकते हैं, अब हम राज्य के लिए भी लड़ेंगे, राज्य कंट्रोल में लेंगे। लेकिन बक्सर के बाद ये साबित हो गया कि अब वो राज करने वाले हैं। अब सामने ही आ गया है क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? लिखा है मीर जाफ़र विरुद्ध क्लाइव। एक्चुअली मीर जाफ़र नहीं, मीर जाफ़र को जो प्लासी के बाद जो है, प्लासी के बाद आप वार वाला सेशन मेरा ज़रूर देखिएगा, जो वीडियो है मैंने जो अपलोड किया उसको ज़रूर देखिएगा। प्लासी में जो था मीर जाफ़र ने क्या किया, सुराजुद्दौला को धोखा दिया, और बुरी तरह धोखा दिया। सुराजुद्दौला की सेना 50,000 की, इनकी 3,000 की। सुराजुद्दौला को लगा कि हम वॉर जीत जाएंगे इजीली, इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन मीर जाफ़र आधी सेना 75% सेना लेके गायब हो गया, वो बेचारा फंस गया। और जब सेना का सेनापति ही गया तो सेना क्या करेगी? तो राजा अपनी जान बचा के भागा, बाद में मीर जाफ़र का बेटा उसको मार दिया, मीनार नाम था उसका, इसके बेटे का, जिसने जो है सुराजुद्दौला को मार दिया। तो मीर जाफ़र को राजा बना दिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। लेकिन मीर जाफ़र कुछ दिन बाद लगा कि नहीं ये काम का नहीं है, तो इसकी मीर जाफ़र के दबात को मीर कासिम को जो है बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम जो था ये थोड़ा सा समझदार था, इसको लग गया कि नहीं अंग्रेज़ ये गलत कर रहे हैं, अंग्रेज़ अभी ऐसे कर रहे हैं, कल को और बुरा करेंगे, तो हमें इनके खिलाफ़ लड़ना चाहिए। तो इसने 2 लोगों से मदद मांगी, एक शुजाउद्दौला अवध के नवाब से, एक दिल्ली के जो है नवाब जो है शाह आलम से। दोनों लोगों से मदद मांगी और वापस आया बक्सर। बक्सर कहाँ पे है? बक्सर यूपी
और बिहार का बॉर्डर है और गंगा नदी का मैदान है। वहाँ पे बक्सर में लड़ाई हुई, और बक्सर में लड़ाई हुई किसकी? मीर कासिम वर्सेस हेक्टर मुनरो। अब ये आप समझ रहे, मीर कासिम वर्सेस नहीं, केवल मीर कासिम ही नहीं था, लेकिन मीर कासिम की वजह से ही शुरू हुआ, इसलिए मैंने बोला। और थे शामिल कौन थे? शुजाउद्दौला और दूसरा कौन था? शाह आलम द्वितीय। 2 लोग शामिल थे इसमें। और ये युद्ध लोग हारते हैं, और बक्सर के युद्ध हारने से ही देश की तस्वीर बदल जाती है। लोगों को लग गया कि अब अंग्रेज शासन शुरू होने वाला है। छोटे मोटे राजाओं ने तो सरेंडर बोल दिया तुरंत। तो पहला तो गलत हो गया, सही होगा वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है कर्नाटक तृतीय युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक तृतीय युद्ध, थर्ड। ये क्या था कि जो फ्रांसीसी थे और ब्रिटिशर्स से इनमें बहुत राइवलरी थी, बहुत ज़्यादा राइवलरी थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हराते थे और हारते थे, दोनों में वॉर चलती रहती थी। कभी फ्रांसीसी जीतते थे, कभी ये, दोनों में टक्कर थी। लेकिन इसके बाद इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। प्लासी के बाद बढ़ गया। इन्होंने सोचा चलो इसको हटा ही देते हैं। इतना बुरी तरह इसको हराया कर्नाटक थर्ड में वांडीवास के युद्ध में कि फ्रांसीसियों को यहाँ से जाना पड़ा। फ्रांसीसी ने तय कर लिया कि अब हम बिजनेस करेंगे, अब हम कहीं शासन नहीं चलाएंगे। नहीं तो पहले शासन में हस्तक्षेप जैसे ब्रिटिश करते थे, ऐसे इन्होंने भी करना शुरू कर दिया था कि यहाँ का राज्य हमारा होगा। ठीक है, इस राजा के भाई को चढ़ा देते थे कि नहीं नहीं ठीक है, राजा बनने योग्य तुम हो, सेना की मदद हम दे देते हैं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही काम करते थे। लेकिन फिर इनको समझ में आ गया कि नहीं, अब ये वॉर के बाद तय हुआ। पेरिस में एक ट्रीटी हुई जिसमें जो है तय हो गया कि अब जो है इनका राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रहेगा, बस बिजनेस करेंगे। और फ्रांसीसी के ही कब्जे में था पांडिचेरी, जिसका आपको नक्शा देखने को बोल रहा हूँ। चिलिया वाला युद्ध ये एंग्लो सिख वॉर था, अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में। इस वार के बारे में पढ़िए, राणा रंजीत सिंह के बारे में पढ़िए, आपको समझ आएगा। खुर्दा का युद्ध निज़ाम वर्सेस मराठा था। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, निज़ाम वर्सेस मराठा था, जिसमें मराठा की जीत हो गई। अब इसमें पूछेंगे कि सही कौन है, तो सही ये है ऑप्शन फ्रांसीसी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन खुर्दा का युद्ध इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें मराठा विजयी हुए थे, निज़ाम हारे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये सब प्रश्न आप करिए। मुझे लग रहा है मैंने आपके लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया। आगे भी हम ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ऐसे ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आएंगे आने वाले टाइम पे। और रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगी जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते या फिर एग्ज़ाम्स के आगे तक। ये क्वेश्चन का सेशन चलता रहेगा और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। और हम ऐसे ही एक्सप्लेन करके एक एक ऑप्शन को बताएंगे ताकि आपको आप समझिए आपने 20 क्वेश्चन पढ़े हैं और 20 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं और 4 ऑप्शन के मैंने लगभग 80 क्वेश्चन आपको बस सॉल्व कराए हैं। आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। अगर अदरवाइज़ अच्छा नहीं लगता तो आप कमेंट करें, सजेशन दें हमें और अपनी राय दें। हम इसे और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।